नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आराधना। आज इस बुलेटिन में बात होगी एसआईआर पर जल्दबाजी पर घिरे चुनाव आयोग की, बीएलओ ऐप में बदलाव से पश्चिम बंगाल में मचे घमासान की, देखेंगे वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष के महा आंदोलन को, अखिलेश ने यूपी और पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की किस साजिश का किया भांडाफोड़, जानेंगे किसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है स्टालिन, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस ने बनाई कमेटी, डीएमके के साथ ही लड़ेंगे चुनाव। एक्टर विजय की पार्टी से गठबंधन की अटकलें की खारिज। तिरुपति लड्डू विवाद में नई बात आई सामने, मिलावटी घी से बने थे 20 करोड़ लड्डू। एसआईटी ने पूर्व चेयरमैन से 8 घंटे की पूछताछ। केंद्र सरकार ने लागू किए 4 नए लेबर कोड, कांग्रेस ने की आलोचना, कहा यह वर्कर्स की मुख्य मांगों को करता है नजरअंदाज, पुराने कानूनों की रीपैकेजिंग के लगाए आरोप। प्रदूषण के चलते दिल्ली एनसीआर में और कड़े हुए नियम, ग्रैब 3 में लागू हो जाएगी स्टेज 4 की सख्ती, प्रोटोकॉल से हटाया गया ग्रैब का स्टेज 4। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश भर में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पहले से ही सवालों में घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। विपक्ष एसआईआर को रोकने की डिमांड कर रहा है। एसआईआर के काम में जुटे बीएलओ भी कह रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं की जाए, लेकिन चुनाव आयोग किसी की भी नहीं सुन रहा। काम के दबाव में करीब 40 बीएलओ अपनी जान दे चुके हैं, जिसके चलते अब चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग 12 राज्यों में एसआईआर करा रहा है और इसका पहला चरण 4 दिसंबर तक पूरा होना है। अभी गणना प्रपत्र जमा करने का काम चल रहा है। पूरा काम बीएलओ के जिम्मे है, जिसके चलते वो काम के दबाव में दिख रहे हैं। बीएलओ की तरफ से डिमांड की जा रही है कम से कम 2 सप्ताह का समय और दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे खारिज कर दिया है। साफ कह दिया है कि गणना पत्र 25 नवंबर तक अपलोड करने ही होंगे। चुनाव आयोग का ये दबाव कई बीएलओ सहन नहीं कर पा रहे हैं और अपनी जान दे रहे हैं। केरल, बंगाल, एमपी, गुजरात, राजस्थान, हर राज्य से खबर आ रही है कि काम के दबाव में बीएलओ की जान जा रही है। कई बीएलओ ने तो खुद ही अपनी जान ले ली है। पश्चिम बंगाल में तो सबसे ज्यादा बीएलओ की जान गई है। राज्य की सीएम ममता बनर्जी का दावा है कि एसआईआर शुरू होने के बाद से उनके राज्य में 28 बीएलओ जान दे चुके हैं। चुनाव आयोग जबरन उनसे काम करा रहा है। जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं, उसमें एसआईआर को तत्काल रोक देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही बीएलओ अपनी जान दे रहे हैं। गुजरात के गिर सोमनाथ में 40 वर्षीय बीएलओ अरविंद मुगरी बढेर और खेड़ा में 50 वर्षीय रमेश भाई परमार ने जान दे दी है। गुजरात में 4 दिन में 4 बीएलओ की जान जा चुकी है। इसे लेकर टीएमसी ने तीखा हमला बोला है। पार्टी ने सोशल साइट पर पोस्ट किया। तमिलनाडु, राजस्थान और केरल के बाद अब मोदी शाह के गुजरात में एसआईआर के बहुत ज्यादा दबाव में एक बीएलओ ने अपनी जान दे दी। गुजरात के बीएलओ अरविंद ने अपनी जान देने से पहले एक पत्र भी लिखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अब एसआईआर का काम नहीं कर सकता। बंगाल में ही नहीं, दूसरे राज्यों में भी बीएलओ बीमार पड़ रहे हैं और बदकिस्मती से कुछ ने काम के बहुत ज्यादा बोझ के कारण अपनी जान भी दे दी है। बीएलओ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव है, हालत गंभीर है। ऐसे में क्या चुनाव आयोग इसकी जिम्मेदारी लेगा? गुजरात के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया में बीएलओ उदय भान और झाबुआ में बीएलओ भुवन सिंह चौहान ने काम के दबाव में अपनी जान दे दी। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बीएलओ हरिओम बैरवा और जयपुर में मुकेश की जान चली गई। केरल के कन्नूर में अनीत जॉर्ज ने जान दे दी है। इसे लेकर केरल में 24 नवंबर को बीएलओ ने पड़ताल करने का ऐलान किया है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग का भी जवाब सामने आया है, जिसमें केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने कहा कि एसआईआर का काम करने वाले बीएलओ को हर मुमकिन मदद दी जा रही है और उन पर दबाव डालने का कोई इरादा नहीं है। एसआईआर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और अब प्रक्रिया के लिए बीएलओ की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे ऐप को लेकर भी गंभीर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने ऐप पर पहले से दिए गए एडिट अनमैप ऑप्शन को अब वापस ले लिया गया है। चुनाव आयोग का भले ही इस पर स्पष्टीकरण आया हो, लेकिन यह मामला अब बढ़ता दिख रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के लिए बूथ लेवल ऑफिसर की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे चुनाव आयोग के नए ऐप पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ऐप पर पहले दिए गए एडिट अनमैप विकल्प को चुनाव आयोग ने वापस ले लिया है। इस कदम ने विवाद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। बीएलओ ने सीईओ से शिकायत की थी कि उन्हें गलत जानकारी दर्ज करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। आयोग ने माना कि इस विकल्प से भ्रम फैल रहा था। हालांकि वोटर यूनिटी फोरम ने तर्क दिया कि अनजाने में हुई गलतियों को सुधारने के लिए एडिट विकल्प जरूरी है, खासकर जब हर कोई ऑनलाइन जानकार नहीं है। बीएलओ का कहना है कि ऐप बार बार क्रैश हो रहा है, दस्तावेज स्कैन नहीं कर रहा, जिससे सैकड़ों फॉर्म निर्धारित समय सीमा में अपलोड करना असंभव हो गया है। उन्होंने समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। इस मुद्दे पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं।
तृणमूल कांग्रेस की चंद्रिमा भट्टाचार्य ने इसे चुपचाप व्यवस्थित गहन धांधली बताया और कहा कि आयोग को दबाव में जा रही जानों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उधर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक में स्पष्ट किया है कि फॉर्म डिजिटलीकरण की समय सीमा बढ़ाना संभव नहीं है, भले ही बीएलओ पर अतिरिक्त दबाव हो। इस कड़े रुख ने बीएलओ के वर्ग में और चिंता बढ़ा दी है, जिससे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया है। विपक्ष इस प्रक्रिया को वोट चोरी का जरिया बताता है और चुनाव आयोग समेत बीजेपी पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पहले ही कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में हुई वोट चोरी के सबूत दिखा चुके हैं। अब विपक्ष की तरफ से इस मुद्दे पर हल्ला बोल की तैयारी शुरू कर दी गई है। विपक्ष की वोट चोरी की मुहिम अब देशव्यापी आंदोलन में बदलने वाली है। तो क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोट चोरी की मुहिम चुनाव आयोग और बीजेपी के गले की फांस बन चुकी है। अभी तक जहां देश के कई राज्यों में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे थे, तो वहीं अब इस मुहिम को महाआंदोलन का रूप देने की तैयारी में विपक्ष जुट गया है। और इसी कड़ी में 14 दिसंबर को कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में चुनाव आयोग और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी से लेकर सभी राज्यों के कार्यकर्ता तक शामिल होंगे। इस दौरान वोट चोरी के खिलाफ हुए हस्ताक्षर अभियान के वो कागज भी रखे जाएंगे, जिसे बाद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास भेजा जाएगा। विपक्ष के इस महाआंदोलन की जानकारी देते हुए कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने वोट चोरी को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि चुनाव आयोग अब एक निष्पक्ष निर्णायक के बजाय घोर पक्षपाती खिलाड़ी बन गया है, जो बीजेपी को वोटर लिस्ट में हेराफेरी करने, नियमों को तोड़ने और चुनावों में धांधली करने में मदद कर रहा है। इन वोट चोरों के खिलाफ देशव्यापी संदेश देने के लिए कांग्रेस 14 दिसंबर को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली आयोजित करेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में कांग्रेस ने वोट चोरी के मुद्दे को लेकर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रभारियों, राज्य इकाई प्रमुखों, कांग्रेस विधायक दल के नेताओं और महासचिवों की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इसी बैठक में यह तय किया गया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस की बड़ी रैली होगी। वहीं अब माना जा रहा है कि इस आंदोलन से चुनाव आयोग और बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष महाआंदोलन की तैयारी में है। एसआईआर को लेकर अब वो सबूतों के साथ एनडीए पर हमलावर है, जिससे बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इसी कड़ी में अब अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर की तैयारी को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है, जिसने बीजेपी और चुनाव आयोग की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। तो क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव अक्सर कई मुद्दों को लेकर बीजेपी पर हमलावर रहते हैं और अब उन्होंने एक बार फिर बीजेपी की बेचैनी तो बढ़ाई ही है, साथ ही चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों ले लिया है। दरअसल उन्होंने एसआईआर को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार चुनाव के बाद हमें अखबारों, सोशल मीडिया और दूसरे सोर्सेस से पता चला है कि बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है। सबसे जरूरी बात यह है कि बीजेपी, उसकी सरकार, उसके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर एसआईआर का बहाना बनाकर उन विधानसभा सीटों पर 50,000 से ज्यादा वोट्स कैंसिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 2024 में जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है और पश्चिम बंगाल में तैयारी चल रही है, इसलिए हम सतर्क हैं। भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। यही यूपी में हो रहा है, यही वेस्ट बंगाल में तैयारी चल रही है। तो इसलिए हम लोग सावधान हैं। हम पॉलिटिकल लेवल पर, अपनी पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ताओं को आपके माध्यम से, अपने संगठन के लोगों को आपके माध्यम से ये अपील भी करते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ ये अपनी वोटर लिस्ट ठीक करें। जो वोट है, जो बनना चाहिए वो बनवाएं, बीएलओ से मिलकर के करें और जहां कहीं नाकामी या जिस तरह की शिकायत मिले वो पार्टी कार्यालय तक जरूर पहुंचें। इधर जो शिकायतें मिली हैं, हम बड़े पैमाने पे शिकायतें हैं, मैं श्रीवास्तव जी जो ऑफिस में देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि वो जरूर ब्रीफ करें। अखिलेश यादव के इस आरोप के बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है, तो वहीं चुनाव आयोग भी सख्ते में आ गया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव के बयान से दोनों की दोस्ती की नींव हिल गई है। अब देखना यह होगा कि अपने ऊपर लगे इन आरोपों पर बीजेपी और चुनाव आयोग की तरफ से क्या सफाई सामने आती है।
एसआईआर को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मामले को लेकर भी विवाद अब तक जारी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुना दिया है। और अब इसे लेकर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने जो बयान दिया है, उससे यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। सीएम स्टालिन ने एक नया मोर्चा खोलने की चेतावनी दे दी है। तो क्या कुछ कहा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की बिल मंजूरी की समय सीमा तय करने वाले मामले पर अपना फैसला सुना दिया और साफ कर दिया कि टाइमलाइन तो तय नहीं की जा सकती, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला दोबारा सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप जरूर करेगा। लेकिन अब भी इस मामले में विवाद थमता नहीं दिख रहा। अब इसे लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कड़ा रुख अपनाया है और नया मोर्चा भी खोलने की बात कह दी। स्टालिन ने ऐलान कर दिया कि राज्यपालों के जरिए विधेयकों को मंजूरी देने के लिए संविधान में समय सीमा तय होने तक वो चैन से नहीं बैठेंगे और राज्यों के अधिकारों और सच्चे संघवाद की लड़ाई जारी रहेगी। स्टालिन ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर दी गई सलाह के बाद दिया। स्टालिन ने सोशल मीडिया पर जारी अपने इस बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मत 8 अप्रैल 2025 के उस ऐतिहासिक फैसले पर कोई असर नहीं डालेगा जो तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल मामले में आया था। उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दोहराया है कि राज्य में 2 कार्यपालिका सत्ता केंद्र नहीं हो सकते और चुनी हुई सरकार ही ड्राइवर की सीट पर रहेगी। राज्यपाल के पास विधेयक को खत्म करने या पॉकेट वीटो करने का कोई चौथा विकल्प नहीं है। राज्यपाल विधेयक को अनिश्चित काल तक लटका कर नहीं रख सकते। तो अब सीएम स्टालिन ने यह साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि डीएमके संसद में और बाहर भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने वाली है। तमिलनाडु की इस लड़ाई ने पूरे देश में एक नया आंदोलन सा शुरू कर दिया है। स्टालिन का संकल्प है कि जनता की चुनी हुई विधानसभाओं की आवाज को राजभवन दबा नहीं सकता। ये लड़ाई अब तब तक जारी रहेगी जब तक संविधान में साफ तौर पर समय सीमा नहीं लिख दी जाती। अब ये लड़ाई कहां जाकर थमती है और क्या रूप लेती है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। स्टालिन ने यह लड़ाई जारी रखने की बात कही है, जिससे यह साफ है कि राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच का ये तनाव अभी खत्म नहीं होने वाला। स्टालिन के बयान ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। इस बीच पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने इस्तीफे पर आखिरकार चुप्पी तोड़ दी, जिसे लेकर सियासत गरमाई हुई है। तो क्या कुछ कहा धनखड़ ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के 4 महीने बाद जगदीप धनखड़ ने चुप्पी तोड़ी है। जगदीप धनखड़ का सार्वजनिक मंच से बयान आया है। पूर्व उपराष्ट्रपति किताब विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान धनखड़ ने कई ऐसी बातें कही जिससे ठहाके गूंज उठे, तो साथ ही उन्होंने अपने मन की बात भी रखी। धनखड़ ने आरएसएस की तारीफ की। इसके साथ ही उन्होंने अपने इस्तीफे की तरफ इशारा करते हुए एक बात भी कही। इससे पहले जब धनखड़ कार्यक्रम के लिए जा रहे थे तो हवाई अड्डे पर बीजेपी नेता मौजूद नहीं थे, जिसको लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ उन्हीं लोगों को महत्वपूर्ण मानती है जो उसके हितों की पूर्ति करते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बात यह है कि उनके लिए वही महत्वपूर्ण है जो उनके काम आए। यूज एंड थ्रो, यही भाजपा है। कार्यक्रम में धनखड़ जब संबोधित कर रहे थे तो अचानक ही एक शख्स ने नजदीक आकर उन्हें विमान के समय की याद दिलाई। तो धनखड़ ने कहा कि संदेश आ गया, समय सीमा है। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य नहीं छोड़ सकता। मेरा हालिया अतीत इसका सबूत है। मैं फ्लाइट पकड़ने की चिंता से अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकता। क्या बात है। एंड फ्रेंड्स, माय रिसेंट पास्ट इज प्रूफ ऑफ इट। एक तरह से धनखड़ ने भाषण के आखिर में यह भी इशारा किया कि वो अपने मन की पूरी बात नहीं कह सके। उन्होंने कहा कि समय की कमी थी, इसलिए मेरा गला पूरी तरह से खुल नहीं पाया, लेकिन मैं अपने मन की बात पूरी नहीं बोल सकता। एक तरह से मुस्कुराते हुए जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे पर इशारों में बहुत कुछ कह दिया। ऐसे में बीजेपी में खलबली मच गई है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद उनके इस भाषण पर पूरे देश की निगाहें बनी हुई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देकर उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन राजनीतिक गलियारों में कई अटकलें लगाई गई। विपक्ष का आरोप था कि बीजेपी के दबाव में आकर धनखड़ ने पद छोड़ा है और अब उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। धनखड़ के इस्तीफे पर तस्वीर अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है, लेकिन G20 के घोषणा पत्र की तस्वीर जरूर साफ हो गई है। इस पर सहमति बना ली गई है। दक्षिण अफ्रीका में G20 समिट के लिए दुनिया भर से नेताओं का तांता लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन के राष्ट्रपतियों ने इससे दूरी बना ली। वहीं भारत के प्रधानमंत्री मोदी, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी समेत कई नेताओं ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। तो क्या कुछ खास रहा इस समिट में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट।
दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में पहली बार G20 सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए दुनिया के अलग अलग कोने से नेता पहुंचे। हालांकि दुनिया की 3 महाशक्तियां अमेरिका, चीन और रूस के राष्ट्रपति इस समिट में नहीं पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों पर हो रहे अत्याचार का हवाला देते हुए इस समिट का बहिष्कार करने की घोषणा की थी, तो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खराब तबीयत की वजह से नहीं पहुंचे, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की गैर हाजिरी का कारण बना उनके खिलाफ जारी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC की तरफ से गिरफ्तारी वारंट। हालांकि इसके बावजूद दक्षिण अफ्रीका ने सफलतापूर्वक इस सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान उसने गरीब और जलवायु प्रभावित देशों के हितों पर जोर दिया। ट्रंप के बॉयकॉट के बावजूद G20 देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने कहा कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद जरूरी था, भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ। सम्मेलन के अंतिम दस्तावेज में कहा गया है कि ये संगठन सशस्त्र संघर्षों के समाधान की दिशा में काम करेगा और दुनिया के विकासशील देशों का बोझ हल्का करेगा। घोषणा पत्र में जलवायु परिवर्तन की गंभीरता पर विशेष जोर दिया गया है, जो अमेरिका को कड़े जवाब के रूप में देखा जा रहा है। इस सम्मेलन में भारत की ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में छवि और मजबूत होती दिखाई दी। जहां समिट के पहले सेशन में पीएम मोदी ने भी भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में विकास के नए मानक गढ़ने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि G20 ने भले ही दुनिया की अर्थव्यवस्था को दिशा दी हो, लेकिन आज के विकास मॉडल ने बड़ी आबादी को संसाधनों से वंचित किया है और प्रकृति के अत्यधिक दोहन को बढ़ावा दिया है। अफ्रीकी देशों पर इसका असर सबसे ज्यादा दिखता है। उन्होंने ड्रग टेरर नेक्सस के खिलाफ G20 इनिशिएटिव की भी बात कही। इसके अलावा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी समिट को संबोधित किया। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार चुनाव के बाद में अब बात करते हैं महाराष्ट्र नगर पालिका चुनाव के बारे में, जो कि इन दिनों वहां पर हो रहे हैं। वहां पर चुनाव से पहले ही बीजेपी ने ये दावा किया है कि वो 100 पार्षदों को निर्विरोध ही चुन लिया गया है उनके, और 3 नगर पालिका जो अध्यक्ष की सीटें हैं वो भी उसने निर्विरोध चुन ली है। तो भाई ये तो बीजेपी का एक लगता है चुनाव जीतने का एक और नया तरीका सामने आ गया है, जहां पर उदाहरण के तौर पर 4 लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो 3 लोग चुनाव से पहले ही बैठ जाते हैं और चौथे को जबरन धमकी दे के, दबाव डाल के, जांच एजेंसियों पे भी दबाव डाल करके और उसको बैठा दिया जाता है। तो आप निर्विरोध चुन गए, कोई विरोध ही नहीं होगा आपका, फिर तो वोट डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका क्या मतलब ये लगाया जा सकता है कि लोकतंत्र में धीरे धीरे करके अब वोटर की हैसियत पूरी तरह से खत्म होती चली जा रही है और अब वोट डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसका मतलब तो यही होगा ना, कहा जा सकता है कि मोदी है तो मुमकिन है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।